आप सभी का फिर से स्वागत है विद्या सारथी यूट्यूब चैनल में। अगर आप सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आज जो है मैं सूक्ष्म जीवों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो आप सभी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट के एग्ज़ाम में आए। आप सभी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते रहिएगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही सारा क्वेश्चंस आएगा और यह एनसीईआरटी बुक से ही बनाया गया ऑब्जेक्टिव है। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को और बोल दीजिए कि अभी क्लास हो रही है, जल्दी से आ जाए। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर टेलीग्राम चैनल को सभी ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में अब टेस्ट होगा, बस जितना भी पीडीएफ अब आपको मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल पे अब आपको पीडीएफ मिलेगा। एनएमएमएस का पीडीएफ हो चाहे सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट का किसी भी तरह का कोई भी पीडीएफ होगा तो वो सीधा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में भी अभी आप ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि डेंगू परजीवी का वाहक है। तो डेंगू परजीवी का वाहक कौन होता है? एक मिनट, मैंने बैक कर दिया है। हाँ, तो देखिए डेंगू परजीवी का वाहक कौन है? तो मादा एनाफ्लीज, मादा एडिस, घरेलू मक्खी और कॉकरोच। तो कौन है मादा सॉरी, तो डेंगू का परजीवी वाहक जो है वह कौन है? तो वह है मादा एडिस मच्छर। ऑप्शन बी सही हो, जो सेकंड ऑप्शन होगा इसमें। ऑप्शन नंबर मैंने नहीं दिया क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना था मुझे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि चेचक के टीके की खोज करता है तो कौन है? तो लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कॉच। इसका आंसर आप सभी, जब तक मैं आगे का बताता हूँ तब तक आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि चेचक के टीके की खोज करता कौन है। तो लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कॉच कौन है? तब तक आप कमेंट करिए, मैं आगे का क्वेश्चंस देखता हूँ। देखिए आप सभी जो है, आप सभी को पता है कि 21 नवंबर को एडमिट कार्ड आने वाला है। मैं फिर से बता देता हूँ, 21 नवंबर को एडमिट कार्ड आएगा। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी उसके बाद जो होगा, हो सकता है कि मैं उसका सर्विस दे सकूं तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँगा। फ़िलहाल मेरा जो लैपटॉप है वो अभी ख़राब है तो इसलिए मैं आप सभी को एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करके दे पाऊँगा। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर आप सभी को जितना हो सके उतना मैं मदद करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि दूध को 60 डिग्री से 70 डिग्री तापमान पर 15 से 20 सेकंड तक गर्म करके एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो उबालना, फर्मेंटेशन, पाश्चुरीकरण, किण्वन क्या कहलाती है? तो इसको क्या बोलते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं इसको पाश्चुरीकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन सी में जो है तीसरा ऑप्शन पाश्चुरीकरण वो सही हो जाएगा। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? तो पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं कि रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कॉच, एडवर्ड जेनर एंड लुई पास्चर। किन्होंने की थी इसकी खोज? जल्दी से बताइएगा, इसकी खोज किन्होंने की थी? तो इसकी खोज जो की थी ना, तो लुई पास्चर ने की थी। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कॉच, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसकी खोज किसने की थी। तो देखिए इसकी खोज जो की थी ना, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 10 मिनट का क्लास होगा। आप सभी इसे शेयर करिए। चीनी को अल्कोहल, यहाँ पे को होना चाहिए था, यहाँ पे को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शन है कि किण्वन, पाश्चुरीकरण, परिरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो चीनी को जो अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया होती है वो किण्वन होती है, जो कि यीस्ट द्वारा कराई जाती है। किण्वन और किसके द्वारा कराई जाती है? तो उसका नाम होता है यीस्ट। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। तो कौन सा सूक्ष्म जीव ऐसा है जो कि दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? तो दूध को दही में परिवर्तित कर देने वाला सूक्ष्म जीव कौन है? तो राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस एंथ्रेसिस और माइकोबैक्टीरियम। तो कौन होगा? तो देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। इसे मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया था। आप सभी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ रहे कि नहीं?
तो अगर आप एनसीईआरटी बुक्स आपके पास है, आपने उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके मुझे जवाब दीजिएगा कि हाँ सर, हमने एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड कर लिया है। आप बताइए, अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स को डाउनलोड नहीं किया है, तो अगर आपसे नहीं डाउनलोड हो पा रहा है तो आप बोल दीजिएगा। मैं जो है टेलीग्राम चैनल में एनसीईआरटी बुक्स को दे दूँगा, हर क्लास का एनसीईआरटी बुक मैं दे दूँगा। आप सभी कमेंट करके मुझे बताइए आपके पास है या नहीं है, तभी तो मैं आपको दे पाऊँगा। उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा एनसीईआरटी बुक से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। ये मत समझिए कि मैं चार्ज करूँगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ब्रेड बनाने के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है या उत्पन्न होती है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया का क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, अनाइट्रीकरण। तो उसको जो बोला जाता है ना, तो उसको बोला जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि निम्न में किसके उत्पादन में यीस्ट का उपयोग किया जाता है? तो किसके उत्पादन में यीस्ट का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है अल्कोहल, चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। तो देखिए, किसके उत्पादन में अल्कोहल, मैंने अभी ऊपर बताया ना कि चीनी को अल्कोहल में बदलने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो ये अल्कोहल सही हो जाएगा। सजीव एवं निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। तो जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। सही आंसर इसका क्या होंगे, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो जल में, नहीं, पहला है जल में, दूसरा वायु में, तीसरा मिट्टी में, या चौथा इनमें से सभी जगह। तो देखिए, सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं? तो वे पाए जाते हैं कहाँ? जल, वायु, मिट्टी, तीनों जगह। तो इनमें से सभी, ये सही हो जाएगा, तीनों जगह पाए जाते हैं वे। संचारीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, तो सब संचारीय रोग होते हैं, उसका जो सबसे मुख्य कारक क्या होता है? आपके ऑप्शन है कि ड्रैगन मक्खी, घरेलू मक्खी, मकड़ी और चींटी। तो संचारीय रोग होता है तो मैक्सिमम वह कीड़ा होगा या वह जंतु होगा जो आपके आसपास रहता होगा मैक्सिमम। तो आपके आसपास मैक्सिमम क्या रहता है? घरेलू मक्खी। आप बोलेंगे कि मकड़ी और चींटी भी तो रहता है, पर आपने गौर किया है क्या कि मकड़ी हर जगह नहीं ना रहती है? चींटी, एक मक्खी कहाँ कहाँ से उड़ कर आती है? तो मक्खी होती है मेनली। एंथ्रेक्स रोग किस में होता है? तो मनुष्यों में, मवेशियों में, मनुष्य एवं मवेशियों दोनों में और पौधों में। एक और बात नोट करिएगा एंथ्रेक्स रोग के बारे में कि यह कैसा रोग है? तो यह एक औद्योगिक रोग है। ओके, ये भेड़ के जो बाल काटते हैं ना, भेड़ के जब ऊन निकालने के लिए उसका बाल काटा जाता है, तब उनको जो बाल काटते हैं लोग, उनको यह बीमारी होता है। तो देखिए, मनुष्य और मवेशी दोनों को होता है यह बीमारी। यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेग्यूम पौधों में किसका स्थिरीकरण होता है? तो आपके ऑप्शंस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वायु। तो मैंने देखिए पिछले वीडियो में बताया था ना कि फलीदार फसल के जड़ों की ग्रंथियों में क्या पाया जाता है? तो राइजोबियम जीवाणु। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लेग्यूमिनस बोलते हैं। तो यहाँ पे लेग्यूम उसका हिंदी में यहाँ पे उसका लेग्यूम दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी कि राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होती है? तो यह इसके आपसे पूछ सकता है कि गेहूं का रस्ट रोग या गेहूं का या रस्ट रोग भी पूछ सकता है सिर्फ। तो किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। किसके द्वारा होता है? तो यह जो बीमारी है ना गेहूं का, ये होता है शैवाल द्वारा। सॉरी, शैवाल द्वारा नहीं होता है, कवक द्वारा होता है। माफ़ करिएगा, मैंने कवक बोलना था, गलती से शैवाल निकल गया मुंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए है कि गाय में खुर पका एवं मुँह पका रोग होता है,
तो किसके द्वारा होता है यह रोग? तो आपका ऑप्शंस जो है ना, पहला ऑप्शन है आपका कि जीवाणु द्वारा, एक मिनट रुकिएगा, पहला है आपका जीवाणु द्वारा, दूसरा है विषाणु द्वारा, तीसरा है कवक द्वारा, चौथा है प्रोटोजोआ द्वारा। यह जो खुरपका और मुंह पका बीमारी है यह विषाणु द्वारा होता है। खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर उगाते, तो जब हम खुले और नम स्थान पर जो है ब्रेड को रखते हैं तो क्या हो उस पर उगाया जाता है? कवक, जीवाणु, शैवाल, विषाणु, इन चारों में क्या उस पर उगाता है? तो हम देखते हैं कि उस पर उजला उजला कुछ उगाता है, तो वह जो होता है वो कवक होता है। मांस और मछली के परिरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? तो मांस एवं परिरक्षण तो आपके ऑप्शन है कि खाद्य तेल, साधारण नमक, खाद्य तेल एवं साधारण नमक दोनों, और घी। तो मांस मछली का जो परिरक्षण होता है ना, उसके लिए हम इन दोनों खाद्य तेल और साधारण नमक दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। पोलियो का कारक है, तो पोलियो के लिए कौन कारक है? जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। तो इसके लिए जो कारक होता है ना वो होता है विषाणु। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को किसको खराब करते हैं? हानिकारक सूक्ष्म जीव किसको खराब करते हैं? खाद्य पदार्थ को, कपड़े को, चमड़े की वस्तुओं को, या उपरोक्त सभी को। तो जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वे इन तीनों को ही खराब कर देते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। मलेरिया की उपचार हेतु किस पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है? तो इसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मलेरिया के उपचार हेतु किसका छाल बनाया जाता है। तो जो होता है ना, सिनकोना, गिलोय, घृत कुमारी, सहजन। तो देखिए मलेरिया के लिए हम सिनकोना पेड़ का छाल इस्तेमाल करते हैं, मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था। और आप सभी जो मैंने जो एक पूरा जितना मैं वीडियो बनाता हूँ सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी के लिए, उसका एक पूरा प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप उस पूरे प्लेलिस्ट में जितना वीडियो है उन सभी को एक एक बार देख लीजिएगा। क्या पता उसमें से मान लेते हैं 100 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होगा, 25 में से मान लेते हैं 10 उसी में से आएगा, तो क्या हो सकता है। उन सभी मैंने VVI क्वेश्चंस को बताया हुआ। तो फल सब्जियों का विघटन होने से क्या बनता है? तो जब फल सब्जियों का विघटन होता है तो क्या बनता है? कचरा, खाद, कूड़ा, सड़े गले पदार्थ। तो जब विघटन होता है ना तो खाद बनता है। ओके। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की? आपके ऑप्शंस है रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है भंडारण, पाश्चुरीकरण, किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो उसके लिए हम पाश्चुरीकरण करते हैं। ऐसा जो दूध होता है उसको हम बिना उबाले भी पी सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है हमारे शरीर में हानिकारक सूक्ष्म जीव कैसे प्रवेश करते? तो सूक्ष्म जीव तो कैसे प्रवेश करते? तो श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो ये तीनों द्वारा ही जो है हानिकारक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इसके लिए उपरोक्त सभी के द्वारा यही आंसर इसका सही हो जाएगा। अब आप सभी जो है अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट में थैंक्स करिए, और ऊपर जो मैंने आपके लिए एक होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन छोड़ा है उसका आंसर करिए। और अगर आपके पास NCERT बुक्स का PDF नहीं है तो वो भी कमेंट कर दीजिए कि सर NCERT बुक्स का PDF चाहिए। और इसके साथ साथ सभी के सभी अपना क्लास लिखेंगे, सभी अपना अपना क्लास बताएंगे कि आप किस क्लास से हैं, अपना नाम बताएंगे और डिस्ट्रिक्ट और अपना डिस्ट्रिक्ट किस ज़िला से हैं वो भी बताइए, और अपना नाम भी बता दीजिए। ये तीनों बात आपको बताना है, और आपके पास NCERT बुक्स है कि नहीं। और थैंक्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर आपके पास कोई WhatsApp ग्रुप है तो वहाँ पर आपके इससे अच्छा डालने के लिए कोई और पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। Instagram या Facebook पर डालने के लिए भी इससे बेस्ट पोस्ट नहीं मिलेगा। मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ चुका है। एग्ज़ाम डेट 30 है और जल्दी ही नज़दीक आ जाएगा।